मैं आज पैरामीटर ऑफ लॉ के इस एपिसोड में आपके सामने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसे हिंदी में परिस्थिति जन्य साक्ष्य भी कहते हैं, बतलाने जा रहा हूं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 6 में इसके बारे में प्रोविजन है, जिसे रेस गेस्टे भी कहते हैं। साक्ष्य विधि का एक सिद्धांत है, महत्वपूर्ण और कॉमन लॉ का, कि परिस्थिति स्वयं बोलती है। रेस इप्सा लोक्विटर कॉमन लॉ का ये प्रिंसिपल है। अर्थात साक्ष्य विधि का ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, जिसमें ये कहा गया है कि परिस्थितियां स्वयं ये बतलाती हैं कि क्या कौन सा अपराध किसके द्वारा घटित किया गया है। थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ, अर्थात परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। जैसा कि कहा गया है कि मैन में लाई, वुमन में लाई, और बट सर्कमस्टेंसेस कैन नेवर लाई। परिस्थितियां कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं। परिस्थिति अपमान, अनुमान और तथ्यों पर आधारित होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 1872 की धारा 6 में रेस गेस्टे या परिस्थिति जन्य साक्ष्य के संबंध में इनडायरेक्ट प्रोविजंस का उल्लेख है। धारा 6 ये बतलाती है कि एक ही समव्यवहार के भाग के बारे में एविडेंस फ्रॉम विच डिजायर मस्ट बी ड्रॉन और कंक्लूजन मस्ट बी ड्रॉन। न्यायालय ऐसी साक्ष्य जिससे यह अनुमान निकाल सकता है कि ऐसा अपराध घटित हुआ हो, उस परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर ही न्यायालय अपना अनुमान निकालकर अभियुक्त को केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर भी दोषी ठहराया जा सकता है और ठहराया जाता है। इसी प्रकार डाइंग डिक्लेरेशन, जो मृत्युकालिक कथन होता है, वो अभियुक्त के विरुद्ध मृतक व्यक्ति, धारा 32 एविडेंस एक्ट में ये कहा गया है कि ऐसी परिकल्पना की जाती है या विधि का ये सिद्धांत है कि व्यक्ति मृत्यु के समय सही तथ्यों को और सही बात को बतलाता है, क्योंकि वह मृत्यु के निकट होता है। 2-3 इंपॉर्टेंट केस लॉ इस बारे में ये मैं आपको बतलाऊंगा, जिसमें ये कहा गया है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है और कैसे उसका आकलन न्यायालय करती है। रमावती देवी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में कहा गया है कि यदि व्यक्ति डाइंग डिक्लेरेशन के आधार पर भी उसको वो ये बतलाता है कि फलाने अभियुक्त के द्वारा उसे मारा गया, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के साथ साथ डाइंग डिक्लेरेशन पर भी इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भरोसा करते हुए उसे लीगली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर दोषी ठहराया था। इसी प्रकार नलिनी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एवं 25 अन्य के मामले में, जो राजीव गांधी से संबंधित था, इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हर बार जो चेन ऑफ एविडेंस या जो साक्ष्य की श्रृंखला एक दूसरे से सीधे जिसमें कड़ी जुड़ी हुई हो, उससे निष्कर्ष निकाला जाता है कि अभियुक्त ही उस अपराध करने का दोषी है और उसे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर, चेन ऑफ एविडेंस के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है। इसी प्रकार एक अन्य मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का बोधराज वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इस मामले में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाले कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य को साबित करने के लिए चेन एक दूसरे से मिली हुई होना चाहिए, परिस्थितियों को साबित किया जाना चाहिए, जिससे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर न्यायालय उस पर भरोसा कर अपराधी या अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है। कंक्लूजन ऑफ गिल्ट साबित होना चाहिए, उन परिस्थितियों को साबित किया जाना चाहिए जिन परिस्थितियों में वो निश्चायक सबूत के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, चेन ऑफ ट्रांजैक्शन हो। पीटर मर्फी ने ये डेफिनेशन दी है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस किसी भी ऐसी साक्ष्य जिससे मनचाहा निष्कर्ष न्यायालय निकालने के लिए उद्धत हो। डिजायर्ड कंक्लूजन मस्ट बी ड्रॉन। रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ द एविडेंस के बारे में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में ये कहा गया है कि जो भी इन्फरेंस न्यायालय निकालेगा वो एविडेंस से कनेक्टेड हो और श्रृंखला का भाग हो। जैसे फुटप्रिंट हैं, फिंगरप्रिंट हैं, जो कि क्राइम के स्थान पर पाए जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकाला जाता है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर वो अपराधी द्वारा घटित किया गया है। ऐसा साक्ष्य जिससे न्यायालय ग्राह्य करने के अलावा ये इन्फेरेंस निकाल सके कि अपराध घटित हुआ है, वो परिस्थितियों को साबित साक्ष्य द्वारा करना होगा, जो तथ्य साबित किए जाएंगे जिससे अभियुक्त को दोषी होने का अनुमान न्यायालय निकाल सके।
इस प्रकार परिस्थितियों को एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये माना जाता है कि इस अपराधी द्वारा अपराध का कोई अंजाम दिया गया है और उसी आधार पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर न्यायालय अपराधी को दंड देती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में लागू होती है? तो इसका उत्तर यह है कि हाँ, दोनों ही प्रकरणों में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं का सिद्धांत लागू होता है और कॉमन लॉ का यह प्रिंसिपल रेस इप्सा लोक्यूटर अर्थात परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं, थिंग्स स्पीक्स इटसेल्फ अर्थात चीजें स्वयं बोलती हैं तथा अभियुक्त यदि यह समझता है या सोचता है कि उसको कौन देख रहा है और उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सर्कमस्टेंसेस के आधार पर भी उसको दोषी ठहराया जा सकता है, बट सर्कमस्टेंसेस कैन नेवर लाई। परिस्थितियां कभी भी झूठ नहीं बोलती हैं। इस प्रकार परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, तथ्यों के आधार पर न्यायालय परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहरा सकता है। सिविल मामलों में यह नियम लागू होता है और दोनों प्रकार के प्रकरणों में साक्ष्य विधि का यह इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जो साक्ष्य में मान्य किया जाता है। इस प्रकार मैंने परिस्थितिजन्य साक्ष्य को सामान्य भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। इसके बारे में सभी लॉ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स तथा जजेस आदि को भी जानकारी होना चाहिए और इसका लाभ व प्रकरणों में परिस्थितियों को देखते हुए अपने फैसले आदि में उपयोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे और आपने अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू। नमस्कार।